गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बैक्टीरिया का फिगर बना है, तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग का आज का टॉपिक क्या है। हम लोग का आज का टॉपिक है किंगडम मोनेरा का स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो कि किंगडम मोनेरा जो है फर्स्ट ईयर के कोर्स में है, बैक्टीरिया 9th के भी कोर्स में है। इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे ऐसे जो है क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमारे कंपटीशंस में भी जो है यूजफुल होते हैं। तो कंपटीशन लेवल पे देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस चीज को भी यहाँ पर डिटर्मिनेट किया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो है कुछ जो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया का फिगर पहले बना के रखा है। उस बैक्टीरिया के फिगर को जो है यहाँ पर एक बैक्टीरिया का एक टीएस है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है। कोई इसमें कोकस शेप का होता है, कुछ इसमें जो है जिसको हम लोग स्फेरिकल कहते हैं या कोकाई कहते हैं, कोकस शेप के होते हैं। कुछ बैसिलस यानी रॉड शेप जिसको कह सकते हैं बैसिलस शेप के होते हैं, कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं, कुछ उसमें कॉमस शेप के होते हैं। तो अलग अलग जो है उसमें आकृतियां होती हैं, कुछ चेन लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया को लेकर के उसके सेक्शन काट दिया गया, टीएस काट दिया गया है, और तब हमें उसके अंदर के पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते सबसे पहले इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे यूनिक पार्ट से स्टार्ट करते सबसे पहले इसमें जो एक बीच वाला देख रहे पार्ट जो है इसको कहते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है यही से स्टार्ट किया जाए। सेल वॉल सबसे काफी इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट होता है। सेल वॉल की बात किया जाए, जो सेल वॉल होता है जैसे कहा जाता है कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसमें जो सेल वॉल होता है सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है, इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान्स पाए जाते हैं। इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य पदार्थ है वो सब पाए जाएंगे, जैसा कि अन्य प्लांट्स में पाए जाते हैं, अन्य प्लांट्स के सेल वॉल में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो है एक सबसे यूनिक कैरेक्टर होता है पेप्टिडोग्लाइकान्स। ये पेप्टिडोग्लाइकान्स इसमें जो है उपस्थित होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकान्स जो होते हैं ये शुगर डेरिवेटिव है, ये शुगर डेरिवेटिव होता है। शुगर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि यह शर्करा से व्युत्पन्न होता है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकान्स होते हैं इसमें दो प्रमुख पेप्टिडोग्लाइकान्स हैं। एक होता है एसिटिल ग्लूकोसेमीन और दूसरा इसमें होता है एसिटिल म्यूरेनिक एसिड। तो इसमें दो पेप्टिडोग्लाइकान्स पाए जाते हैं, एसिटिल ग्लूकोसेमीन एंड एसिटिल म्यूरेनिक एसिड। ये दोनों जो एसिटिल ग्लूकोसेमीन और एसिटिल म्यूरेनिक एसिड होते हैं ये शुगर डेरिवेटिव है, इनको हम पेप्टिडोग्लाइकान्स कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे के पीछे जो है बॉन्ड बना करके जुड़े होते हैं, और ये जो दोनों शुगर डेरिवेटिव होते हैं केवल और केवल बैक्टीरिया के ही सेल वॉल में पाए जाते हैं। इसके अलावा और किसी भी जीव के सेल वॉल में ये नहीं पाए जाते। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कंपटीशन की दृष्टि से कि पेप्टिडोग्लाइकान्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल में जो है पाए जाने वाले दो शुगर डेरिवेटिव होते हैं, एसिटिल ग्लूकोसेमीन और एसिटिल म्यूरेनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकान्स। इसके अलावा इसमें जो है एलेनिन भी जो है इसमें उपस्थित होता है, डी एलेनिन भी इसमें जो है इसकी सेल वॉल में पाया जाता है। तो ये इसका सेल वॉल होता है, काफी थिक होता है, काफी जो है कठोर होता है, जो इसको सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है इसी सेल वॉल के चारों ओर यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर एक स्लाइम लेयर बन जाता है। ये जो है स्लाइम लेयर बन जाता है। ये जो स्लाइम लेयर होता है ये थोड़ा सा कठोर होकर के कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में थोड़ा कठोर हो जाता है, और कठोर होकर के यानी जो दूसरा इसमें है स्लाइम लेयर, जो स्लाइम लेयर होता है थोड़ा सा कठोर होकर के कैप्सूल बना लेता है, और इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोग कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। ये ध्यान रखिए, जो जरूरी नहीं कि सभी में पाया जाए, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। जिसमें नहीं पाया उसको नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं, और जिसमें प्रेजेंट होता है उसको कैप्सुलेटेड कहते हैं।
तो ये स्लाइम लेयर होता है। ये जो कैप्सूल होता है ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी कैप्सूल, यही जो कैप्सूल है, यही कैप्सूल इसको जो है शरीर में जब प्रवेश करता है तो जो शरीर की एंटीबॉडी जब इसको नष्ट करना चाहती है इस बैक्टीरिया को, तो उसका सुरक्षात्मक जो आवरण का कार्य करता है वो यही कैप्सूल करता है। ऐसी मान्यता है जो है, कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो एसिटिल ग्लूकोसामिन और एसिटिल म्यूरेमिक एसिड होता है, जब इसमें नाइट्रोजनीय बेस्ड जो पदार्थ होते हैं वो आकर के यहाँ जमा होते हैं तो स्लाइम लेयर बनता है और वो स्लाइम लेयर धीरे धीरे कठोर होकर के कैप्सूल का निर्माण करता है। तो ये कैप्सूल स्लाइम लेयर जिसके चारों ओर का आवरण होता है, ये इसका सुरक्षात्मक आवरण है। ये इसका जो है डिफेंसिव मेम्ब्रेन होता है, सुरक्षात्मक आवरण होता है जो इसकी सुरक्षा करता है। जब ये किसी शरीर में प्रवेश करता है तो उसके शरीर के जो होस्ट सेल है, उस होस्ट सेल में एंटीबॉडी जो है जो उसको नष्ट करना चाहती है, तो ये कैप्सूल वाला जो है, कैप्सूल जो होता है उसको नष्ट होने से, इस बैक्टीरिया को नष्ट होने से बचा लेता है। यानी यह इस बैक्टीरिया का सुरक्षात्मक आवरण, और इसकी उपस्थिति में जो है अगर कैप्सुलेटेड है तो ये अत्यधिक घातक हो जाते हैं, अत्यधिक हानिकारक जीवाणु हो जाता है। तो ये इसके दो पार्ट। तीसरा जो अंदर का पार्ट होता है, तीसरा जो पार्ट की हम बात करें, ये तीसरा पार्ट होता है, इसको कहते हैं यहां पर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तीसरा जो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की अगर बात किया जाए, कोशिका कला, तो ये जो है कोशिका कला फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड और प्लस यहां पर जो है प्रोटीन, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिल करके जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। ये सेल मेम्ब्रेन, यानी इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन करता है कि जो जीवद्रव्य देख रहे हैं पूरा यहाँ पे भरा है, उस जीवद्रव्य के ऊपर का एक आवरण होता है जिसे हम लोग जीवद्रव्य कला कहते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें 3 लेयर हो गए। अगर किसी कैप्सूल पाया जाता है, नहीं तो 2 ही, तो अगर जिसने पाया तो उसमें 3, कैप्सुलेटेड यानी स्लाइम लेयर, सेकेंड सेल वॉल, और थर्ड जो होता है सबसे अंदर का जो होता है वो यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है यहाँ पर जो इसको, जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य को जो है घेरे रखने का कार्य करता है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक और संरचना देख रहे हैं, बनी है इससे जुड़ी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसको कहते हैं मीजोसोम। इसको कहते हैं मीजोसोम। तो एक और संरचना में मिल गई मीजोसोम। मीजोसोम होता है, ये एनालॉगस होता है जो है माइटोकॉन्ड्रिया के, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के यह जो है समरूप होता है। जैसे हम लोगों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन का काम करते हैं। वैसे यहाँ पर मीजोसोम में भी जो है कुछ रिस्पायरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, रिस्पायरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इस रिस्पायरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होने के कारण जो है यह जो है ये कह सकते हैं एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये ध्यान में ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कॉम्पिटिशन्स में भी कि बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप होता है, तो वो होता है मीजोसोम। मीजोसोम एक टुड़ी मुड़ी सी संरचना होती है, देखिए काफी मुड़ी मुड़ी संरचना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक या उससे अधिक जो है संख्या में होती है और जुड़ी होती है, इसमें रिस्पायरेशन का काम करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रख देना है यहाँ पर, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें, तो इसमें जो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है, ये ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया इसके सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही भाग लेता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन ही जो है एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसके अलावा इसमें जो है 1 या 2 बड़े, काफी बड़े जो है और लहरदार एक दूसरे के विपरीत गति करने वाले फ्लैजिला पाए जाते हैं। अगला इसमें क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिला पाया जा रहा है।
ये फ्लैजिला जो होता है, अगर फ्लैजिला की बात करें तो ये फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला को अगर टीएस काटा जाए तो उसमें 9+2 संरचना दिखाई पड़ती है, जिसके बारे में हम लोग अभी साइटोलॉजी में आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इसको जानेंगे। तो जो फ्लैजिला होता है इसमें 9+2 स्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं पाया जाता है, ये इसमें एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। 9+2 संरचना में इसका फ्लैजिला व्यवस्थित नहीं होता है। इस फ्लैजिला का काम क्या है? फ्लैजिला का अगर मेन फंक्शन की बात करें तो ये लोकोमोशन का काम करता है, मतलब गति प्रदान करता है। इसी की सहायता से जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया आगे की ओर बढ़ता है। तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला जो होता है वो लोकोमोटरी आर्गन होता है, चलनशील अंग होता है, जिसके कारण जो फ्लैजिला होता है वो आगे की ओर गति करता है। इसके अलावा इस पर छोटे छोटे और भी कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ रही है। ये सब जो संरचनाएं हैं, इसको जो है, जो यहाँ पर संरचना है, इसको कहते हैं सीरिया, या इसको एक और नाम से जानते हैं फिम्ब्री। सीरिया भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं फिम्ब्री, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। सेक्स पिलाई के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये फिम्ब्री या सेक्स पिलाई होता है, इसको सीरिया भी कह सकते हैं। इसका जो काम होता है, जब कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, संयुग्मन की प्रक्रिया होती है, दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं, एक जो है कह सकते हैं उसको जो है पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक को जो है निगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव बैक्टीरिया उसको कहते हैं जिसमें जो है ये पाया जाता है, जिसको लोग प्लाज्मिड कहते हैं, जिसमें जो निगेटिव होता है उसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। खैर अभी उस समय बात की बात है। तो ये फिम्ब्री का क्या काम होता है? ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन संयुग्मन की प्रक्रिया में दोनों सेक्स पिलाई या फिम्ब्री आपस में जुड़ जाते हैं और एक नलिका बना देते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन लेता है, और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरिया का मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। तो ये फिम्ब्री या सेक्स पिलाई होता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करने का काम करता है। इसके बाद इसमें देखेंगे ये जो संरचना पाई जा रही है, इसको यहीं पर कहीं लिख दे रहे हैं, यहां पर ये होता है प्लाज्मिड। ये होता है प्लाज्मिड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बैक्टीरिया का। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड की अगर बात किया जाए, जो प्लाज्मिड है इसकी संख्या 1 से लेकर के 100 तक हो सकती है। ये ध्यान रहे, इसकी संख्या 1 से लेकर के 100 तक हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन के गुण पाए जाते हैं। मींस ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसमें रेप्लिकेशन जो है प्रक्रिया होती है, रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन में द्विगुणन, डुप्लीकेशन, मतलब अपनी संख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से ये बना सकता है। ये प्लाज्मिड जो होता है, अगर मुख्य डीएनए, ये मुख्य डीएनए है, इस मुख्य डीएनए का केवल या जो 0.5 से लेकर के 2% भाग ही होता है। यह जो है केवल 0.5 से लेकर के 2% पार्ट होता है, पार्ट होता है किसकी अपेक्षा? वो किसके? डीएनए, जो मुख्य डीएनए से मुख्य डीएनए का पार्ट ऑफ डीएनए। कौन सा डीएनए? जो मेन डीएनए होता है। तो मेन डीएनए का ये केवल 0.5 से 2% भाग होता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड में भी डुप्लीकेशन यानी कि रेप्लिकेशन यानी कि कह सकते हैं उसको द्विगुणन, यानी 1 से 2, 2 से 4 करना, मल्टीप्लीकेशन। तो ये द्विगुणन करने की क्षमता इसमें होती है। इसी प्लाज्मिड का उपयोग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया में किया जाता है। जो जीन अभियांत्रिकी होता है, उस जीन अभियांत्रिकी प्रक्रिया में इसी प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। इसी प्लाज्मिड से एक शब्द और समझ में आ रहा है मेरे को, एपिसोम। इसमें है नहीं, एपिसोम है वो दिखाई पड़ेगा, एक शब्द आ जाता है एपिसोम। तो ये भी ध्यान है कि एपिसोम क्या होता है, क्योंकि कंप्लीशन में एक एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका। एपिसोम की अगर बात किया जाए तो एपिसोम किसे कहते हैं? अगर कह दिया जाए तो एपिसोम वास्तव प्लाज्मिड ही है। एपिसोम क्या है? प्लाज्मिड है। लेकिन क्या होता है, जब प्लाज्मिड होता है, जब वो जा करके जो है जो मेन डीएनए होता है उस मेन डीएनए के साथ जुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं एपिसोम। और जुड़ करके उसका अभिन्न अंग बन जाता है, यानी अब उससे पृथक नहीं हो सकता है, तब उसको कहते हैं एपिसोम। जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ करके उसका अभिन्न अंग बन जाता है, तब उस दशा में उसको कहते हैं एपिसोम।
तो ये यहाँ पर एटीसोम की भी प्रक्रिया याद है कि क्या होता है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। ये यहाँ पर मैंने राइबोसोम बनाया है, इसमें जो है राइबोसोम भी पाया जाता है और कोई आरएनएस नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें राइबोसोम पाया जा रहा है। जो राइबोसोम होता है इसमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है। पहले बता चुके एस्मीन श्वेडबर्ग यूनिट होता है जिसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अवसादन गुणांक में मापा जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में मापा जाता है। श्वेडबर्ग इसकी यूनिट है 70S इसमें होता है 70 श्वेडबर्ग यूनिट जो है इसके राइबोसोम की माप होती है जो है। तो ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण में यह जो है काफी सहायक होता है, प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर ये करता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज यहाँ पर देख रहे पूरा चीज बना हुआ है, इसको कहते हैं डीएनए। लेकिन ये जो डीएनए होता है ये सर्कुलर डीएनए तो है, इसको हम सी ऐसे लिख देते हैं, वो सी डीएनए नहीं है, ठीक है, ये केवल सर्कुलर डीएनए के लिए सी स्मॉल सी लिखा रहता है। तो इसमें डीएनए पाया जाता है। एक्चुअल में ये डीएनए जहां पर पाया जाता है उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियाइड। जहां पर ये डीएनए पाया जाता है उसको कहते हैं न्यूक्लियाइड। इसी में प्रेजेंट होता है सर्कुलर डीएनए। जो सर्कुलर डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ध्यान रहे ये डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो है इसमें पाया जाता है। और ये चीज और ध्यान देना, इसमें जो है इसका जो कुंडलन होता है, इसका जो है सुपर क्वाइलिंग होता है। अगर इसके सुपर क्वाइलिंग की बात करें, जो है पराकुंडलन की बात किया जाए, तो इसके जो सुपर क्वाइलिंग होते हैं, जैसे हम लोग डीएनए पैकेजिंग पढ़ाएंगे तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, डीएनए पैकेजिंग का टॉपिक आएगा। तो सुपर क्वाइलिंग जो इसका होता है ये प्लेक्टोनेमिक टाइप का होता है। प्लेक्टोनेमिक टाइप का होता है मतलब कि अपने ऊपर ही बार बार वलित होना, अपने ऊपर ही बार बार वलित होकर के ये इस तरह से संरचना बना लेती है। इसमें कोई एंड दिखाई नहीं पड़ता, ना 3 एंड ना 5 एंड, इसीलिए इसको जो है सर्कुलर डीएनए कहा जाता है। एक और ध्यान देना, जैसे हम लोगों में डीएनए संग्रहित होकर के फिर आगे चलकर क्रोमोसोम बनता है, यहाँ क्रोमोसोम नहीं बनता है, इसमें क्रोमोसोम नहीं बनता है, बल्कि यह जो आगे चल करके क्रोमोसोम के स्थान पर हम उसको कह सकते हैं कि प्रोक्रोमोसोम बनता है, या इसको कह सकते हो जीनोफोर बनता है, जीनोफोर कह सकते हो या प्रोक्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम नहीं कह सकते। ध्यान रहे ये कंडीशन पूछ सकता है कि जीनोफोर क्या है, तो जीनोफोर क्या है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उस बैक्टीरियल डीएनए आगे कुंडलित होकर के जीनोफोर बनाता है। ये ध्यान रहे कि बैक्टीरियल डीएनए क्या करता है, जीनोफोर बनाता है, ना कि क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम नहीं बल्कि प्रोक्रोमोसोम कह सकते हैं या जीनोफोर यहां बनाता है। एक और ध्यान देना, इसका जो डीएनए होता है इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है, इससे हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो इसके डीएनए होता है, उस डीएनए में हिस्टोन नामक जो प्रोटीन होता है H1 जो 5 प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन में हो जाता है H1 H2A H2B H3 H4, वो इसमें नहीं पाया जाता है, इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना। एक और सुन ले, 1 नंबर का क्वेश्चन भी जो है कंपटीशन में पूछ सकता है कि प्लाज्मिड को और क्या किस नाम से जानते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो जो प्लाज्मिड होता है इस प्लाज्मिड को जो है कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इस प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं। इसको अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी कहते हैं। प्लाज्मिड को ध्यान में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर भी रहता है कि प्लाज्मिड को किस नाम से जानते हैं, तो अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरह से इस बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर सामने बन करके आया। उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यहाँ पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, और एक पार्ट यहाँ पर बचा और जो पूरा यहाँ पर भरा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य। जीवद्रव्य के बारे में जानते हो कि जीवद्रव्य जो होता है हल्का गाढ़ा चिपचिपा पायसी जो है एक तरल पदार्थ होता है। जीवद्रव्य यानी जीवन का द्रव्य कहा जाता है, जीवन का पदार्थ कहा जाता है। इसलिए हक्सले ने कहा है, हक्सले के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसी जीव द्रव्य में ये सारी चीजें जो है उपस्थित होती है। जहां पर डीएनए होता है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं।
अभी ये चीज हम और पढ़ाएंगे जब वहां पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे चल करके रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करेंगे। एक चीज बताएंगे कि ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए एक जगह पर जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा भी होता है। इस खंड को हम लोग ओरी-सी कहते हैं, ओरी-सी के नाम से भी इसको जो है जानते हैं। ठीक है, ओरी-सी कहते हैं। ओरी-सी जो होता है ये 245 बेस पेयर का बना एक छोटा सा खंड होता है और यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसमें। और क्योंकि इसमें एक ही स्थान होता है, यहीं से एक इसको लोग रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट भी कहते हैं। हम लोग अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो वहां पर बहुत जगह पर होते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट। ये यहाँ ओरी-सी एक ही होता है रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, जो 245 समाक्षरों का बना हुआ होता है। हम लोगों में अपनी कोशिका में बात करें तो बहुत सारी होती हैं, 100 से लेकर 150 बेस पेयर के बने हुए असंख्य जो है और रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पाया जाता है। यहाँ पर एक ही होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये इस बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है कि किस प्रकार से बैक्टीरिया में कौन कौन से पार्ट्स पाए थे। तो उसको फिर से देख ले एक बार। सबसे पहले सेलवाल पाया जाता है। सेलवाल क्या है? सेलवाल जैसे सेलुलोज का बना होता है उसी सेम है प्लांट्स में, लेकिन इसमें एक यूनिक चीज है, पेप्टिडोग्लाइकान्स प्रेजेंट है। पेप्टिडोग्लाइकान्स में 2 शुगर डेरिवेटिव्स है। दोनों शुगर डेरिवेटिव्स एसिटिल ग्लूकोसामिन एंड एसिटिल म्यूरेनिक एसिड, दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। ये सबसे इसका यूनिक होता है। अब कुछ मान्यता के अनुसार जब इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जुड़ जाता है तो एक अपवंक यानी कि एक स्लाइम लेयर बना लेता है और वो स्लाइम लेयर पर कठोर होकर के कैप्सूल बना लेता है, जिसको इस प्रकार के बैक्टीरिया को कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये स्लाइम लेयर बना लेता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जो इसको जो है प्रतिरोधकता प्रदान करती है। जीव जो भी शरीर के एंटीबॉडीज है, इम्यून सेल, उससे इसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा उसके सबसे नीचे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका कला होती है। उसी कोशिका कला से जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है जुड़ा होता है। ये जिससे जुड़ा होता है उसको हुक कहते हैं, जिससे जुड़ा है उसको हुक कहते हैं, हुक। तो इस दोनों को जो हुक कहते हैं, हुक के द्वारा जो है ये जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का क्या काम है? फ्लैजिला का अगर हम लोग काम करें तो ये जो है लोकोमोशन में सहायता करता है, गति करने में सहायता करता है। इसी कोशिका कला से एक मीजोसोम भी जुड़ा है। मीजोसोम में रिस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। रिस्पायरेटरी एंजाइम के कारण ये रिस्पायरेशन में भाग लेते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप होते हैं। लेकिन अगर एरोबिक रिस्पायरेशन करना है तो एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही भाग लेता है। इसके अलावा सीडिया की बात करें, फिम्बरी जिसको सेक्सपिलाई भी कहते हैं, इसका जो काम होता है ये कॉन्जुगेशन संयुग्मन की प्रक्रिया में सहायता करता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का कार्य ये जो है करता है, जिससे एक बैक्टीरिया का जो पदार्थ है दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसकी संख्या 1 से लेकर के 100 तक होती है। मुख्य डीएनए का 0.5 से 2% भाग होता है। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। इसका काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया में इसको वाहक के नाम से, वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जो जीन को जो है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो ये जिसको हम लोग जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्लाज्मिड जो मुख्य डीएनए से जुड़ करके इसका अभिन्न अंग बन जाता है, उस परिस्थिति में इसको एक ही सोम कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है और कोई कोशिका नहीं पाते, केवल राइबोसोम पाया जाता है। 70 टाइप का राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। ये 70 टाइप का राइबोसोम जो होता है, इसका ऐसा मतलब होता है कि स्वेडबर्ग यूनिट, ये 70 स्वेडबर्ग यूनिट यानी माप की जो है राइबोसोम होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। इसके अलावा इसमें डीएनए होता है। डीएनए जिस क्षेत्र में होता है उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड में स्थित होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो होता है, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए में जो है ये जो उसका कुंडलन होता है तो आपस में एक दूसरे के ऊपर वलित होकर के ये यहाँ पर वलित होकर के जो है पेक्टोनिमिक प्रकार से जो है प्रोक्रोमोसोम या जीनोस्पोर का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसके डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसका डीएनए एक जगह पर जो जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जिससे हम जो है रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स कहते हैं। यानी द्विगुणन मूल हिंदी में कहते हैं, जिसको कहते हैं ओरी-सी, इसका नाम दिया गया है। और ये 245 समाक्षरों का जो है बना हुआ होता है। इसका काम होता है रेप्लिकेशन करना। इसके अलावा इसमें पूरा जो पदार्थ बना उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। इस जीवद्रव्य का मतलब जीवन का पदार्थ, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स हैं या ग्लूकोज है, वसा है, जो भी इसके रहते ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, लिपिड है या वाल्यूटिन कण है, ये सब इसमें जो उपस्थित होता है।
तो ये था पूरा जो है बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इससे बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो कंपटीशन तक नहीं पूछ जाते हैं, तो इसको जरूर तैयार करें। इसके बाद जो इसका टॉपिक आएगा, इसके अन्य जो पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।